23, 24 और 25 जुलाई को बैंकॉक थाईलैंड में गूगल ने 3 दिन का डीप डाइव इवेंट किया। इस इवेंट में सैकड़ों वेबसाइट्स को आंख मूंद कर इंडेक्स किया गया, ब्लॉगर्स की प्रॉब्लम्स का जमकर मजाक बनाया गया और सैम ऑल्टमैन की फोटो पर डार्ट फेंक कर गूगल एम्प्लॉइज ने अपना गुस्सा निकाला। सॉरी, इट्स अ जोक, बट इट वाज अ फन इवेंट। आज की वीडियो में मैं आपको इस इवेंट का फर्स्ट हैंड टूर दूंगा और 3 दिन में जो वहां पर सीक्रेट बातें हश हुई हैं वो सब आपके साथ में शेयर करूंगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज की वीडियो में मैं थाईलैंड में हुए गूगल के पहले 3 दिन के इवेंट का टूर दूंगा और वहां की सारी बातें आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। तो सर्च सेंट्रल लाइव डीप डाइव गूगल का पहला 3 दिन का लॉन्ग फॉर्मेट इवेंट था। गूगल सर्च टीम के फेमस फेसेस में से गैरी एश और डेनियल वाइसबर्ग इस इवेंट में काफी सारे सेशन अटेंड कर रहे थे, दे रहे थे। जॉन म्यूलर यहाँ पर नहीं आए थे, उन्होंने शायद पूरे एशिया से तौबा कर ली है। लोगों ने इंटरनेट पर कुछ ज्यादा ही ट्रोल कर दिया है। इस इवेंट के लिए गूगल ने बहुत ज्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं किया था, इन्वाइट बेस्ड इवेंट था, थोड़ा सा लिमिटेड। इवेंट में आए लोगों को झोला, झंडी, पिन, पेन, चार्जर, स्टिकर और टी शर्ट दिए गए थे और साथ में 2 वक्त का खाना भी दिया गया था। गूगल बहुत सारी चीजों में कमी छोड़ सकता है, लेकिन केटरिंग हमेशा अच्छी रखता है। गूगल एम्प्लॉइज काफी ओपनली सभी अटेंडीज से बातें कर रहे थे। अटेंडीज जाकर उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते थे और वो आसानी से जवाब दे भी रहे थे। ओवरऑल काफी चिल और फ्रेंडली वाइब थी। मैंने भी गैरी के साथ में फोटो ली, फिर अपने वीडियो दिखाए और फिर दोबारा से एक फोटो ले ली। आप बिफोर और आफ्टर देख सकते हैं। एनीवे, इस इवेंट के काफी सारे टॉक्स की लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, लेकिन उनसे आपको आइडिया नहीं लगेगा पूरे इवेंट का, इसीलिए मैं ब्रेक डाउन करता हूं। गूगल ने 3 दिनों में एसईओ के 3 अलग अलग पार्ट्स को कवर किया। इवेंट का पहला दिन डिस्कवरी के लिए डेडिकेटेड था, दूसरा दिन इंडेक्सिंग के लिए डेडिकेटेड था और तीसरा दिन सर्विंग के लिए डेडिकेटेड था। जो गूगल के लिए सर्विंग है वो हमारे लिए रैंकिंग होती है। सो पहला दिन डिस्कवरी, फिर इंडेक्सिंग एंड देन इसके बाद रैंकिंग। जो भी हमारे कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि हम हर कोर्स में सबसे पहले डिस्कवरी के ऊपर फोकस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो सभी एसईओज को ध्यान से गांठ बांध लेना चाहिए वो है एआई ओवरव्यूज या एआई मोड में रैंक करने के लिए कोई भी नया जादू टोना सीखने की जरूरत नहीं है। गूगल सर्च क्रॉलिंग के लिए गूगल बॉट को यूज करता है, robots.txt को यूज करता है, शेड्यूलिंग को यूज करता है। एआई मोड और एआई ओवरव्यूज भी सेम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं। गूगल सर्च इंडेक्सिंग के लिए भी एक बहुत बड़ी सी इंडेक्स को यूज करता है जो वर्ड्स को सिर्फ गिनता नहीं है बल्कि समझता है। एआई मोड और एआई ओवरव्यू भी सेम तरीके से काम करते हैं। गूगल सर्च रैंकिंग के लिए सैकड़ों सिग्नल्स को यूज करता है। एआई मोड और एआई ओवरव्यू भी वही रैंकिंग सिग्नल्स यूज करते हैं। एआई मोड और एआई ओवरव्यू में 2 और चीजें ऐड हो जाती हैं। एक तो रिजल्ट्स को सर्च इंडेक्स के डॉक्यूमेंट्स के साथ में वेरीफाई किया जाता है, इसे हम कहते हैं ग्राउंडिंग इन सर्च, और दूसरा क्वेरी फैन आउट को यूज किया जाता है। सेकंड पॉइंट, गूगल llm.txt को सपोर्ट नहीं करता है और फ्यूचर में भी इसे सपोर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं है। लिंक्डइन पर मौजूद सभी धुरंधरों के लिए 2 मिनट का मौन रखें और इस 2 मिनट में जाकर उन लोगों को जल्दी से डिस्कनेक्ट कर दें, अनफॉलो कर दें, जो भी आजकल लिंक्डइन पर चलता है। दूर रहा करो ऐसे लोगों से जो आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। थर्ड पॉइंट, 404 आपके एसईओ कैंपेन के लिए बड़ा इशू नहीं है, लेकिन सॉफ्ट 404 बड़ा इशू है। 404 एरर्स आपके क्रॉल बजट को कंज्यूम नहीं करती हैं, खत्म नहीं करती हैं, वेस्ट नहीं करती हैं। 404 एरर्स आपके वेबसाइट की क्वालिटी को भी खराब नहीं करती हैं, लेकिन सॉफ्ट 404 एरर्स आपके वेबसाइट के क्रॉल बजट को भी बर्बाद करती हैं, वेस्ट करती हैं और वेबसाइट की इमेज को गूगल बॉट के सामने खराब करती हैं। सो आपको सॉफ्ट 404 को सॉल्व करने के ऊपर ज्यादा फोकस रखना चाहिए और 404 एरर्स को भूल जाना चाहिए। वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। कोर्स के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, मैंने हमेशा एडवाइस यही दी है कि 404 एरर्स जो आपकी वेबसाइट की मिस्टेक की वजह से नहीं है उन पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप हमारे 2 साल पुराने वीडियो को जाकर देखें तो वहां पर भी आपको सेम एडवाइस मिलेगी कि अगर 404 एरर आपकी वेबसाइट की इंटरनल लिंकिंग की कमी की वजह से नहीं आ रही है तो उसे इग्नोर करना है, उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट, गूगल HTML पेजेस को अलग इंडेक्स करता है और पेज की जो इमेजेस होती हैं, PDF होते हैं, वीडियोस होते हैं, उनको अलग से प्रोसेस करके इंडेक्स करता है। HTML पेजेस को इंडेक्स करना आसान है, क्विक है, बिकॉज HTML टेक्स्ट बहुत लाइट होता है। इमेजेस, PDF और वीडियोस को प्रोसेस करने में टाइम लगता है, इसीलिए उसे इंडेक्स करने का सिस्टम अलग से होता है, वो अलग से काम करता है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपकी इमेजेस गूगल इमेज रिजल्ट्स में जल्दी नहीं दिखाई देती हैं और पेज जल्दी दिखाई दे जाते हैं तो ये गूगल की फॉल्ट नहीं है, ये आपकी वेबसाइट की भी फॉल्ट नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। फिफ्थ पॉइंट, गूगल स्कीमा डेटा को ओवर यूज करने पर कोई पेनल्टी, कोई पनिशमेंट नहीं देता है। आप कितने भी टाइप का वैलिड स्कीमा डेटा यूज कर सकते हैं, बस वो एक्यूरेट होना चाहिए। स्कीमा डेटा को पब्लिश करने से पहले अपने पेज को जाकर एक बार टेस्ट कर लें कि भाई
कोई क्रिटिकल एरर तो नहीं है, कोई फॉर्मेटिंग का एरर तो नहीं है। ऐसा ना हो कि स्कीमा डेटा कुछ और है और स्टोरी जो आपके पेज पर है वो कुछ और है। दोनों का आपस में मैच करना जरूरी है। अगर किसी खास टाइप के स्कीमा डेटा को गूगल अभी सपोर्ट नहीं करता है तो सिर्फ रिच रिजल्ट नहीं दिखाया जाएगा, दैट्स इट। बट आपका स्कीमा डेटा गूगल को आपके पेज को एक्यूरेटली समझने में हेल्प करेगा, जिससे आपके पेज की जो इमेज है, जो आपके पेज की वैल्यू है, वो गूगल के लिए बढ़ेगी। और साथ ही साथ में अगर गूगल कभी फ्यूचर में यूज करना चाहता है तो स्कीमा डेटा को यूज कर सकता है। 6 पॉइंट, गूगल डॉक्यूमेंट या फिर कॉमन टर्म में अगर हम यूज करें वर्ड, वेब पेजेस में जो भी कंटेंट देखता है उसे सिर्फ आपकी वेबसाइट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझता है, बल्कि ओवरऑल नॉलेज बेस में सेव करके रखता है। नाउ ये जो पॉइंट है, ये शायद 3 दिनों की सारी टॉक्स में से, सारे डिस्कस पॉइंट में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे ब्रेक डाउन करना होगा। इमेजिन करिए कि आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं, टॉपिक है रूट कैनाल क्लिनिक इन दिल्ली। यस, मैं डेंटिस्ट को हर जगह घुसेड़ सकता हूं। अब आप अपने आर्टिकल में 3 पैराग्राफ सिर्फ रूट कैनाल को एक्सप्लेन करने पर ही खर्च कर देते हैं, बिकॉज आपको लगता है कि भाई ये आपकी वेबसाइट का पहला रूट कैनाल वाला पेज है, आपको एस्टैब्लिश करना चाहिए रूट कैनाल होता क्या है वगैरह वगैरह। वेल, गूगल के हिसाब से इसकी जरूरत नहीं है। अगर कोई कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, वर्ड, ब्रांड ऑलरेडी वेल नोन है तो उसे आपको अपनी वेबसाइट पर, अपने पेज पर फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। गूगल सिस्टम सिर्फ नाम से ही समझ जाते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप पेज पर रूट कैनाल लिखेंगे तो गूगल समझ जाएगा कि रूट कैनाल ये किस प्रोसेस के बारे में बात हो रही है। आपको अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं। बट अगर आपके पेज का टॉपिक रेयर है, लाइक लेट्स से आप डबल डाई मशीन के ऊपर लिख रहे हैं, अब आप अपने पेज पर सिर्फ डबल डाई मशीन लिख देते हैं या 2 लाइन में डबल डाई मशीन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर गड़बड़ होगी। बिकॉज डबल डाई मशीन अपने आप में एक वेल नोन टॉपिक नहीं है। गूगल सिस्टम्स को डबल डाई मशीन के बारे में ज्यादा नहीं पता है, उन्हें नहीं पता ये किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, इमेजेस के जरिए, वीडियोस के जरिए एक्सप्लेन करना होगा कि ये मशीन क्या है, इसका यूज क्या है, किसके लिए यूजफुल है, कहां पर यूज की जाती है वगैरह वगैरह, ताकि गूगल बॉट, गूगल के सिस्टम्स उसे समझ सकें। और जब आप गूगल सिस्टम्स को समझाने में इतनी एनर्जी खर्च करेंगे तो गूगल आपको उसका रिवॉर्ड भी देगा। गूगल एम्प्लॉइज ने कॉन्स्टेंटली इस बात पर आइटरेट किया है कि आप जितना गूगल सिस्टम्स को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उतनी ही वैल्यू आपको पलटकर ट्रैफिक के सेंस में मिलेगी। 7th पॉइंट, गूगल रैंकिंग सिग्नल्स को समझिए। उनको रैंकिंग सिग्नल कहा जाता है, इंडेक्सिंग सिग्नल नहीं कहा जाता है। सो वो रैंकिंग के वक्त ही काम आएंगे। मुझे ऐसा इसलिए बोलना पड़ रहा है बिकॉज फ्रेशनेस वाला ये जो स्क्रीनशॉट है ये काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पर और काफी सारे लोग कंफ्यूजिंग क्लेम कर रहे हैं इस बारे में। इंडेक्सिंग सिग्नल अलग होते हैं, रैंकिंग सिग्नल अलग होते हैं। रैंकिंग सिग्नल सिर्फ रैंक के टाइम, यानी कि जब कंटेंट आपको दिखाया जा रहा है, जब सर्च रिजल्ट्स पेज बनाया जा रहा है, उस टाइम पर काम आते हैं। डोंट कंफ्यूज देम। अगर आपको इस टॉपिक पर अभी भी कंफ्यूजन है तो इसका मतलब है कि आपने हमारे बहुत सारे वीडियोस मिस कर दिए हैं। आपको Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स वगैरह, हॉटस्टार वगैरह को सबको लॉग आउट करके एक वीक के लिए सिर्फ वीडियोस की डेट देखे बिना सभी वीडियोस को रिवाइज करने की जरूरत है। आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। रैंकिंग सिग्नल्स के ऊपर हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें दोबारा से एक बार रिविजिट करिए। 8th पॉइंट, गूगल ने ट्रेंड्स, सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स के बीच में एक कंपैरिजन, नीट कंपैरिजन करके दिखाया। इसमें कुछ नया नहीं है, ऑल्दो इट्स अ कॉमन सेंस थिंग, बट फिर भी आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग कि गूगल ने डिफरेंस को नीटली क्लियर करने की मेहनत की। गूगल ट्रेंड्स आपको वर्ल्ड वाइड डेटा देता है जिसका आपकी वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरी तरफ गूगल एनालिटिक्स सिर्फ आपकी वेबसाइट से जुड़ा हुआ डेटा दिखाता है, वर्ल्ड वाइड डेटा से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। और गूगल सर्च कंसोल बीच की चीज है, इसमें आपकी वेबसाइट का डेटा भी होता है और साथ में वर्ल्ड वाइड डेटा भी दिखाई दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल, किसी भी क्वेरी के लिए आपकी वेबसाइट किस पोजीशन पर दिखाई दे रही है, ये बाकी सारी वेबसाइट के कंपैरिजन में ही बताया जा सकता है। तो जब आप एवरेज पोजीशन देखते हैं तो वो आपकी वेबसाइट का डेटा तो है ही, लेकिन वर्ल्ड वाइड डेटा भी उसमें साथ में मिला हुआ है। नाउ यहां पर यह भी ध्यान देना जरूरी है, गूगल ने खास तौर पर समझाया है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक का डेटा देखना है तो गूगल सर्च कंसोल ही आपका इकलौता ट्रस्टवर्दी सोर्स है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, डेनियल वाइसबर्ग ने कहा है। पॉइंट नंबर 9, अगर आपकी वेबसाइट नई है और आप अपने ब्रांड नेम के लिए भी अभी तक रैंक नहीं कर रहे हैं तो एसईओ में सक्सेस का सबसे अच्छा रास्ता है कि आप बाकी दूसरे चैनल से, बाकी दूसरे सोर्सेज से अपनी वेबसाइट पर नॉर्मल ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करें। गैरी इश के हिसाब से, जैसे रियल वर्ल्ड में होता है कि जब आप एक नया बिजनेस ओपन करते हैं तो आप अचानक से नहीं उम्मीद करते हैं कि लोग आपकी दुकान पर, लोग आपके शॉप पर, ऑफिस में
भीड़ लगा लेंगे, आप बाकी दूसरे मीडियम पर जाकर अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, लोग आना शुरू होते हैं और जो नए पहले लोग आना शुरू होते हैं वही आपके बिजनेस के लिए ज्यादा ट्रैफिक, ज्यादा फुटफॉल जनरेट करते हैं। तो ऑर्गेनिक सर्च भी ठीक उसी तरह से काम करता है। आप सोशल मीडिया के जरिए और रेफरल के जरिए अपनी वेबसाइट पर इनिशियल ट्रैफिक लेके आए, जिससे गूगल सिस्टम्स को आपकी वेबसाइट की जो टारगेट ऑडियंस है, जो आइडियल ऑडियंस है, उसको समझने में हेल्प मिले और फिर वो आपकी वेबसाइट को ऑर्गेनिकली ज्यादा ट्रैफिक देना शुरू करेंगे। पॉइंट नंबर 10 है बिग क्वेरी से रिलेटेड। गूगल के डेनियल वाइसबर्ग ने एडवाइस किया कि अगर आपकी वेबसाइट पर गुड इनफ ट्रैफिक, गुड इनफ वॉल्यूम का डेटा जनरेट हो रहा है तो आप उस डेटा को गूगल के बिग क्वेरी में सेव करके रखें, जिससे नंबर 1 आपको उसे एनालाइज करने में काफी हेल्प मिलेगी ताकि आप अपने मार्केटिंग डिसीजन बना सकें, और नंबर 2 जो आपका डेटा नॉर्मली 16 मंथ्स के बाद में डिसअपीयर हो जाता है, गूगल से डिस्कार्ड कर देता है, उसे आप सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक चीज का ध्यान में रखना जरूरी है कि ये जो बिग क्वेरी में डेटा का एक्सपोर्ट किया जाना है ये कंसिस्टेंटली चलते रहना चाहिए। अगर बीच में आपकी वेबसाइट के डाउन होने या किसी भी रीजन की वजह से अगर इस बिग क्वेरी अकाउंट में डेटा 3-4 दिनों तक सेव नहीं होता है तो फिर ये प्रोसेस अपने आप रुक भी जाती है। अगर आप इसे कंसिस्टेंटली चेक नहीं करते, हो सकता है आपको ये धोखा बना रहे कि आपका डेटा तो बिग क्वेरी में सेव हो रहा है लेकिन वो एक्सपोर्टिंग एक्चुअली में हो नहीं रही है। अगर किसी भी वजह से इस प्रोसेस में कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो गूगल 1 वीक तक ट्राई करता है, लेकिन 1 वीक के बाद ट्राई करना भी बंद कर देता है। इन सारी अच्छी चीजों और यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स के अलावा गूगल से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे और इन सारे क्वेश्चंस में मोर और लेस वही बातें थी जो हमने अपने वीडियोस में कवर की हुई हैं। बट एक क्वेश्चन था जो आई थिंक ऑडियंस में से सभी लोग पूछना चाहते थे और गूगल ने उसका जो आंसर किया है वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। आई विल शेयर इट विद यू। एक क्वेश्चन पूछा गया कि जब गूगल हमसे एक्सपेक्टेशन ये रखता है कि हम एआई से जब भी कंटेंट को जनरेट करें वो हाई क्वालिटी हो, वो एक्यूरेट हो और हम उसे रिस्पॉन्सिबली जनरेट करें, तो आखिर एआई ओवरव्यूज में जब भी गूगल इनएक्यूरेट, गलत आंसर्स देता है तो उन्हें खुद से फैक्ट चेक क्यों नहीं करता है? और अगर गूगल अभी एआई ओवरव्यूज की आंसर्स की क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता है, सही नहीं रख सकता है, तो आखिर एआई ओवरव्यूज को बंद क्यों नहीं कर देता है? इस पर गूगल के गैरी इश ने जो आंसर दिया वो उनका खुद का आंसर कम, गूगल की कंपनी की पॉलिसी ज्यादा लग रहा था। गैरी इश ने कहा कि गूगल खुद से वेबसाइट के साथ में compete नहीं कर रहा है, जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट है। गूगल वेबसाइट के साथ में compete करता है ट्रैफिक के लिए। गैरी इश ने यह भी कहा कि जो भी एआई ओवरव्यूज में कंटेंट आता है वो वेबसाइट से ही आता है, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी वेबसाइट्स की बनती है। तीसरी बात गैरी इश ने कही कि धीरे धीरे एआई ओवरव्यूज का ये जो आंसर देने का पैटर्न है ये ठीक हो जाएगा, उनकी क्वालिटी भी सही हो जाएगी, हम उसे सही करने के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन किसी भी कंडीशन में गूगल एआई ओवरव्यूज पर बैक डाउन नहीं करने जा रहा है, उसे और ज्यादा प्रेजेंट ही करेगा। बार बार गैरी इश का जिस तरीके से इस आंसर करने का जो तरीका था वो कुछ ऐसा था कि आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, मुझे आप लोगों की परेशानी पता है बट मैं इससे ज्यादा बोल नहीं सकता। सो आई थिंक ये जो पॉलिसी है एआई ओवरव्यूज को लेकर वो से सर्च लिएजॉन अच्छी तरह से समझते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स भी समझते हैं, लेकिन ये जो एआई ओवरव्यूज को थोपने का जो डिसीजन है वो बहुत हायर अप से आ रहा है, जिसके बारे में इवन सर्च टीम भी खुद से कुछ नहीं कर सकती है। नाउ अगर इस टॉपिक पर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो गूगल सर्च की जो नई हेड है लिज रीड, वो एआई एंड ऑटोमेशन के बारे में ही जानी जाती हैं, एंड लिज रीड के आने के बाद से ही इस डायरेक्शन में ज्यादा काम होना शुरू हुआ था। सो इट इज माई ओन एस्टिमेट, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि एआई ओवरव्यू हो या एआई मोड हो, इससे रिलेटेड सारे डिसीजन लिज रीड और आई थिंक सुंदर पिचाई के लेवल पर ही लिए जा रहे हैं। सो सर्च टीम और स्पेसिफिकली सर्च लिएजॉन्स जो वेबसाइट ओनर से, वेबमास्टर से, एसईओ से लगातार बात करते रहते हैं, उन्हें पता है कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं बट वो कुछ कर नहीं सकते हैं। सो उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करके आपको फायदा नहीं होगा। इस एक क्वेश्चन के अलावा गैरी इश वॉज ऑलवेज वेरी हेल्पफुल, वेरी जॉली, बहुत ज्यादा फनी तरीके से पूरे ऑडियंस को एंगेज करके रख रहे थे। एंड व्हेनेवर जब भी गैरी इश स्टेज पर थे, स्टेज हमेशा जो है वो हंस रहा था, पूरा रूम बेसिकली हंस रहा था। ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड अगर आपको भी फ्यूचर में कभी भी किसी भी गूगल इवेंट में जाने का मौका मिलता है तो बिना सोचे अप्लाई करो, जाओ, आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, नए लोगों से बात करने का मौका मिलेगा, नई नई पाइपलाइंस देखने को मिलती है, कॉन्टैक्ट्स डेवलप होते हैं, बिजनेस के लिए भी अच्छे होते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी अच्छे होते हैं। सो 100% आई विल रेकमेंड कि अगर कभी आपको मौका मिलता है आप जाएं इस तरह के इवेंट्स में। एंड मे बी मैं भी आपको कहीं वहीं पर भटकता हुआ मिल जाऊंगा, अकेले किसी कोने में नाश्ता गटकता हुआ। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टिप या ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। एंड अगर इस इवेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप मुझसे मिले थे इस इवेंट में तो प्लीज जरा नीचे आकर कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि आपकी यूट्यूब प्रोफाइल को भी मैं पहचान सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।